नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। वैसे तो मोदी जी के भक्त दुनिया भर में उनका डंका बजाते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में दिखाया लोगों ने वीडियो कि देखो हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं मोदी जी को देखने के लिए। बाद में पता ये चला कि स्पेशल चार्टर्ड विमान किया गया था, चार्टर्ड प्लेन किया गया था ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग शहरों से हिंदुस्तानियों को वहां पर लाने के लिए। अब उसका खर्चा कहां से हुआ है इसका हिसाब आप सोचते रहिए, मैं बात जरा दूसरी कर रहा हूं। एक तरफ मोदी जी हिंदुस्तानियों को जुटाकर कभी मफलर की कहानी सुना के, कभी दूध ऑस्ट्रेलिया का, चाय हिंदुस्तान का, ऐसी कहानियां सुनाकर, कभी एक और एक 22 और 2 और 6 8 और ऐसी कहानियां सुनाकर रील मटेरियल देते रहते हैं जिस पर उनके भक्त पागल रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया भर से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और दुनिया भर से जिस तरह से उंगलियां उठाई जा रही हैं वो नरेंद्र मोदी के लिए काफी मुश्किल पैदा करने वाला है। आगे बढ़ूं, मेन घटना पर चलूं उसके पहले आपको एक और सूचना मैं दे दूं, एक और खबर दे दूं जिससे आपके समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। सेशल्स गए थे, वहां पर उनको इनाम मिला था। स्पेलिंग वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, वो इनाम मिला था ग्रीन एनर्जी के लिए कि पर्यावरण के क्षेत्र में वो बहुत काम कर रहे हैं, इसलिए उनको इनाम मिला है। और हालत यह है कि कुल 157 देशों की लिस्ट बनती है जिसमें भारत 156वें नंबर पर है, यानी आखिरी से एक पहले। और ये लिस्ट है ऐसे मुल्कों की जिन्होंने अपने पर्यावरण को खत्म कर लिया है, जिनके यहाँ पोल्यूशन और पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो अब वो इनाम इस हकीकत को छुपा नहीं सकता है कि नरेंद्र मोदी के राज में जो पर्यावरण की समस्या है वो हमारे देश में लगातार बढ़ती गई है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं एसआईआर की। एसआईआर पर देश के अंदर जो हल्ला हमला है वो तो है ही। देश के अंदर तो विपक्ष और हमारे जैसे लोग ये सवाल लगातार उठा ही रहे हैं कि एसआईआर जो लागू किया गया है, क्या वो एक खास वर्ग का वोट काटने के लिए लागू किया गया है। अभी आपको एक और घटना मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें 4 या 5 ऐसे लोगों को जिनको विदेशी बता दिया गया था, बांग्लादेशी बताकर भेज दिया गया था, उन लोगों को वापस लेने के लिए कहा है ये लोग भारतीय हैं। अब यूनाइटेड नेशन ने एसआईआर पर सवाल उठाया है। यूनाइटेड नेशन के 3 स्पेशल रैपर्टर्स ने भारत सरकार को बाकायदा चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर ईसीआई जो हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो जो एसआईआर करा रहा है उसके पूरे प्रोसेस पर सवाल उठाया है। इस चिट्ठी में यह लिखा गया है कि इस पूरे प्रोसेस में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बड़े नंबर में हटाए गए हैं और इसका असर मुसलमानों और अल्पसंख्यकों पर ज्यादा पड़ा है। यानी इस चिट्ठी का मतलब यह है, यह आरोप लगाया गया है कि एसआईआर के पूरे प्रोसेस में मुसलमानों का नाम लगातार काटा गया है। अब जरा इसको देख लेते हैं एक एग्जाम्पल से। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम का जिक्र इसमें किया गया है। नंदीग्राम के नाम से आप लोग परिचित हैं। जब वाम मोर्चा सरकार, लेफ्ट की सरकार वहां पर हुआ करती थी, नंदीग्राम में टाटा नैनो की एक फैक्ट्री खुलनी थी, उसको लेकर तमाम बवाल हुआ, वो कहानी अलग। उसके बाद से ही ममता बनर्जी के आने का रास्ता खुला। लेकिन अभी नंदीग्राम का जिक्र जिस सिलसिले में किया गया है, वहां कहा यह जा रहा है कि जो टोटल आबादी नंदीग्राम की है उस टोटल आबादी में केवल 25% मुसलमान है। तो यानी अगर सबके नाम समान तरीके से कटे होते तो मुसलमानों के नाम भी 25% कटने चाहिए थे। 100 नाम कटते तो उसमें से 25-26 अगर मुसलमान होते तो कहा जाता सबके नाम कट रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों के नाम नहीं कट रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जिनके नाम काटे गए उनमें 95% मुसलमान थे। यानी 100 लोगों के अगर नाम काटे गए तो उसमें से 95 लोग मुसलमान थे। ये उस चिट्ठी में कहा गया है। और कहा गया है कि जिन लोगों के नाम काटे गए उसमें ऐसे इंडियन मेल, फीमेल और बूढ़े लोग शामिल थे जिनके पास सारे लीगल दस्तावेज थे, जिनके पास ऐसे दस्तावेज थे जो साबित करते हैं कि वो हिंदुस्तानी थे। इस चिट्ठी में यह भी कहा गया कि लिस्ट से बाहर किए गए कई लोगों ने राहत पाने के लिए इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल 2026 को एसआईआर को रोकने से मना कर दिया। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो लोग इस बार वोट नहीं कर पाए वो अगले साल वोट कर लेंगे।
और अभी एक कोर्ट का फैसला आया है जिसमें यह ऑब्जर्व किया गया है कि एसआईआर प्रोसेस को ठीक से करने, जो उसमें शिकायतें आई हैं उनको दूर करने में 20-22 साल लग जाएंगे। सोचिए, बहुत सारे लोग तो तब तक शायद इस दुनिया से ही चले जाएं। इस पत्र में ये जो चिट्ठी भेजी गई है इसमें उन आरोपों की भी बात की गई है कि सरकारी दस्तावेजों में स्पेलिंग की मामूली गलतियां, जो माना जाता है कि क्लर्क की गलती से हो सकता है, किसी और की गलती से हो सकता है, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। आपको याद होगा कि जब न्यूजीलैंड में पूछा गया या ऑस्ट्रेलिया में पूछा गया कि नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं, तो जो वहां हमारे राजदूत हैं टंडन साहब, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग, बड़ी आबादी गांवों में रहती है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनसे सीधे बात करते हैं। ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद फ्रेंच या जापानीज में होगी, जो आम हिंदुस्तानी समझ नहीं पाए। अरे भाई, मोदी जी वैसे भी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, बाहर जाते हैं तो हिंदी में ही बात करते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार हिंदी में ही सवाल पूछते और वो हिंदी में ही जवाब देते। अंग्रेजी में सवाल पूछें तब भी हिंदी में जवाब दे सकते हैं और वो हिंदुस्तानियों को समझ में आ जाता। लेकिन यहां मैं इसलिए कह रहा था कि इंटरनेशनल पटल पर बैठकर आप कहते हैं कि हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोगों की संख्या, शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या कम है, लोग गांवों में रहते हैं, तो जाहिर है गांव में रहते हैं, अंग्रेजी नहीं आती है, तो नाम के स्पेलिंग में छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उनको बेस बनाकर लोगों का नाम काट दिया गया वोटर लिस्ट से। पश्चिम बंगाल में अकेले 27 लाख लोगों को वोटिंग से बाहर कर दिया गया और इनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज कहा गया। इसके पहले बिहार में भी ऐसा ही हुआ था, जिसमें मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। इसमें यह भी चिंता जताई गई कि एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है ये डिटेक्शन वगैरह के लिए, जिससे गड़बड़ियां होना स्वाभाविक है। अब आप देखिए, एसआईआर का पूरा प्रोसेस चल रहा है, जब भी सवाल उठाओ तो विदेशी 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 करने लगते हैं। हकीकत यह है कि यह पावर ही नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कि वो देशी विदेशी तय करे, लेकिन हो यह रहा है कि लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटने के बाद पासपोर्ट नहीं बन रहा है। यानी देश की एक बड़ी आबादी को वोटर लिस्ट से बाहर करने का पूरा खेल चल रहा है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को और सरकार के खिलाफ रहने वालों को। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एसआईआर का जब प्रोसेस चल रहा था उस समय जिस तरह के पॉलिटिकल बयान दिए गए, खासतौर पर जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, ईसीआई के ऑफिसर्स ने जिस तरह का बयान दिया, जिसमें अवैध बांग्लादेशी जो माइग्रेंट्स हैं उनको निशाना बनाने की बात की गई, ये सीधे सीधे ऐसा लगता है कि प्रमोट करता है इस बात को कि मुसलमानों को लिस्ट से हटाया जाए। यूएन के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि ये पूरा जो प्रोसेस है, जिसको डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट कहा जा रहा है, यानी पहले ढूंढो और उसके बाद उनका नाम एसआईआर में डिलीट करवाओ, यानी कि वोटर लिस्ट से डिलीट करवाओ, और उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दो, यानी देश के बाहर भेज दो। ये जो पूरा खेल चल रहा है, इस पूरे खेल पर उसने चिंता जताई और ये भी कहा कि इस तरह की बयानबाजी रिलीजियस और नेशनल जो हेट है उसको बढ़ावा देने वाली हो सकती है, जो आईसीसीपीआर के आर्टिकल 20(2) के तहत प्रतिबंधित है। यूएन का यह आर्टिकल है जिसके तहत आप ऐसे भाषण नहीं दे सकते जो देश के अंदर धार्मिक या फिर नेशनल घृणा फैलाने की कोशिश करे। इस पर मुझे एक और चीज याद आई। अभी सीएनएन पर एक इंटरव्यू की क्लिप वायरल हो रही है ओबामा की। ओबामा उसमें कह रहे हैं कि जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है उससे भारत एक बार फिर बंट सकता है, क्योंकि जहां भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस तरह की हेट चलाई जाती है वो देश बंट जाते हैं। तो आप देखिए कि आपके यहां जो हो रहा है उसका जिक्र अब यूनाइटेड नेशन तक में होने लगा है। ये बात तो जो लोग लगातार मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मैं कई बार कह चुका हूं कि जो इंटरनेशनली हम लगातार अकेले पड़ते जा रहे हैं, लगातार हमारे पड़ोसी देश हमसे दूर होते जा रहे हैं, इसका एक बड़ा कारण यह है, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे मुल्क के अंदर अल्पसंख्यकों के खिलाफ, खासतौर पर मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहे हैं। आपने बंगाल से वो खबर देखी होगी, जब चर्च के ऊपर चढ़ के, वो चर्च अभी बन रहा था, उस पर चढ़ के लोगों ने तोड़ दिया, चर्च का जो क्रॉस होता है वो तोड़ दिया और भी तोड़फोड़ मचाई। मस्जिदों की गुंबदों पर चढ़ने के वीडियोस आपने देखे ही होंगे, मस्जिदों के सामने नाच गाने, गंदी गालियों के वीडियो आपने देखे ही होंगे, और मुसलमानों के लिंचिंग की खबर लगातार आपके पास आ ही रही है, लेकिन यह खबर आप तक नहीं रहती है।
सोशल मीडिया के जमाने में ये खबरें सारी दुनिया में जाती हैं और उसके असरात देखे जा रहे हैं। और वहीं अब जब ये मामला यूएन में पहुंच चुका है, वहां पर निकोलस लेवरा, आयरीन खान और नाजिला घानिया, इन तीनों रिपोर्टर्स ने जब ये चिट्ठी लिखी है और यूनाइटेड नेशन में मामला उठाया है, तो ऐसा नहीं कि इससे कोई बड़ा फर्क पड़ जाएगा, लेकिन जो कहते हैं बॉल रोल करने लगी है। अब ये मुद्दे इंटरनेशनल मंचों पर उठने लगे हैं कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के खिलाफ अभियान चल रहा है, मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ अभियान चल रहा है। इसीलिए जो ये चिट्ठी लिखी गई है, इस चिट्ठी में स्पष्टीकरण मांगा गया है भारत सरकार से। कई मुद्दों पर मांगा गया है जिनका मैंने पहले जिक्र किया। उन मुद्दों पर भारत सरकार से बाकायदा एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। और जब ये सब चल रहा है तो SY कुरैशी की किताब आई है, इंडिया एंड आई 100 मेमोरीज नॉट अ मेमायर। इसको जब आप पढ़ते हैं तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एक घटना इसमें आती है। कुल मिलाजुलाकर घटना यह है कि सलमान खुर्शीद साहब ने अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन देने की बात की, जिसका बहुत विरोध हुआ। कहा गया कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, और फिर यह आरोप लगा कि मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल के कुछ लोग उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। SY कुरैशी से मनमोहन सिंह जी जब मिले तो उन्होंने कहा कि ऐसा आरोप लगने से बेहतर है अगर मैं ऐसा करता हुआ पाया गया तो मैं खुदकशी कर लूंगा, अपनी जान दे दूंगा। मतलब मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा। अगर आपको गलत लगता है तो आप सजा दीजिए। एक वो वक्त था जब इलेक्शन कमीशन की ऐसी इज्जत थी, और एक ये वक्त है कि कोई इलेक्शन कमिश्नर शायरी सुनाता है, कोई डायलॉग मारता है और साफ साफ दिखाई देता है कि वो किस तरह से जो हमारी पार्टी सत्ता में है उसके लिए काम करने की कोशिश कर रहा है या फिर काम कर रहा है। तो अभी तक मामला देश में था, अब ये मामला इंटरनेशनल हो चुका है। इंटरनेशनल डंका बजाने का शोर करने वाले क्या मानेंगे कि देश की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, और बेइज्जती इसलिए हो रही है कि मोदी सरकार सत्ता में बने रहने के लिए लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। मुझे तो ये बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है। आपको अगर दिखाई देती है तो कमेंट में बताइएगा, और अगर नहीं दिखाई देती है तो क्यों, वो भी कमेंट में बताइएगा। आपके कमेंट्स, आपकी बातें मेरे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रही हैं। मैं पढ़ता हूँ और सोचता भी हूँ। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।